हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इसमें आज हम लोग समझने वाले हैं गांधी जी के अभ्युदय के भाग 2 के बारे में, यानी कि गांधी जी ने भारत में आने के बाद कैसे अपनी गतिविधियों को संचालित किया, कैसे एक व्यापक जन समुदाय को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जोड़ने का काम किया। ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीएससी 2020, यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2020 का, इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस 2019 का एग्जाम होगा जल्दी ही। और इसके अलावा बीईओ आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं कोविड-19 के कारण, इन सभी सारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। गांधी इंडिया, हमने आपको बताया था कि गांधी जी 1915 में जनवरी में भारत आते हैं और उसके बाद वो 3 संघर्षों को प्रारंभ करते हैं, जैसे कि जिसमें से था पहला चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद ही ये रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, जिसके अंतर्गत एक व्यापक जन भागीदारी हमें देखने को मिली थी। राष्ट्र स्तर पर ये हमें देखने को मिला था। अब पहला था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है, जो कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। ये हुआ क्यों था? दरअसल जो यूरोपीय बागान मालिक थे, उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि कृषक अपने 20 में से 3 जमीन के हिस्से पर नील की खेती ही करें। समझ रहे हैं आप? 20 एकड़ की अगर आपकी जमीन है तो उसमें से 3 एकड़ की जमीन पर आप केवल नील की खेती कर सकते हैं। इसे बोला जाता था 3 गठिया प्रणाली। अब इससे किसानों को क्या समस्या थी? उनकी समस्या ये थी कि जब वे नील की खेती करते थे तो उसकी जमीन की जो क्वालिटी होती थी, उत्पादकता होती थी, वो कम होती जाती थी और उन्हें नुकसान होता था। साथ ही साथ जानने वाली बात यह है कि यूरोपियन जो बागान मालिक होते थे, उन्हें खुद इसमें नुकसान हो रहा था, क्योंकि जर्मनी में हमें आविष्कार हो गया था उस समय सिंथेटिक डाई का, सिंथेटिक नील का। तो उस स्थिति में ये खुद इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मजबूर कर रहे थे कि आप ये करिए। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि इसे छुड़ाने के लिए, इससे चंगुल से पीछा छुड़ाने के लिए किसानों से कुछ और रकम ले ली जाए। तो इस मामले में जो राजकुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप इस मामले में आए, इसको समझें और इस पर कुछ जनता का सहयोग करें। तो गांधी जी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ ज्वाइन करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी जी। ये सारे चंपारण पहुंचते हैं, मामले की तहकीकात करते हैं और वहां से जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, उनको बोला जाता है कि लीव द एरिया एट वंस, यानी कि तुरंत यहाँ से आप लोग चले जाएं, यहाँ पर ज्यादा ये सब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन फिर पैसिव रेजिस्टेंस या सबने वगैरह यहाँ पर शुरू की जाती है और ये माना जाता है कि ये एक नोवल मेथड है, एक प्रकार का ये नवाचारी तरीका था किसी भी अपनी बात को मनवाने का। तो वहां पर इसको लॉन्च करते हैं गांधी जी। और यहाँ पर इनकी कर्म निष्ठा, इनका जो काम था, इनको देखते हुए जो गवर्नमेंट थी वो एक कमेटी अपॉइंट करती है और उसका सदस्य गांधी जी को भी बना देती है। और ये कमेटी डिसाइड करती है कि जो 3 कठिया प्रणाली इसे समाप्त किया जाना चाहिए और जो किसान है उन्हें एक कंपेंसेशन हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। और इस पर कंप्रोमाइज करते हुए जो प्लांटर्स होते थे, बागान मालिक, वो मान जाते हैं कि हम 25% की जो मनी है उसको कंपनसेट कर देंगे, उतना हम दे देंगे। हालांकि गांधी जी का मानना था कि 100% ना सही, चलो 25 तो दिया। तो इस मामले में वो मानते थे कि इससे जो ब्रिटिश थे उनके आत्मसम्मान को काफी क्षति पहुंची है और इतना शुरुआती स्तर पर काफी होता है। और ये मानते थे कि ये सत्याग्रह जो उनका था ये सफल होता है। तो इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, जो कि पहली भूख हड़ताल मानी जाती है। इस समय इशू चल रहा था, जो मिल मालिक होते थे उनके बीच और जो मिल के जो काम करने वाले वर्कर ग्रुप होता था उनके बीच। इशू किस बात को लेकर था? इशू था प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू करने के मैटर पर। प्लेग फैला हुआ था और उस स्थिति में भी जो प्लेग बोनस था, इसको मिल मालिक समाप्त कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो वर्कर होते थे वो अप्रोच करते हैं अनुसुईया साराभाई जी के पास, जो कि बहन थी अंबालाल साराभाई जी की। अब अंबालाल साराभाई कौन थे? वो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट थे और जो काम करता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद के अंदर। समझ रहे हैं आप? मतलब मिल मालिक की सिस्टर जो थी वो अब इसको हेड कर रही है। उसके कॉन्सेंस में ये बात आ गई है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं हमारी मिल के लोगों को, उनको काफी तकलीफ है और वो इनको ज्वाइन करती हैं। इसके बाद यहाँ पर गांधी जी का पदार्पण होता है। वो बोलते हैं वर्कर से कि आप स्ट्राइक करिए और डिमांड करिए कि 50 के बजाय 35% जो है कि वो इंक्रीज करें। मतलब 50% की बजाय 35% इंक्रीज करें जो वेतन है उसके मामले में। इस प्रकार से यहाँ पर सफल होता है। 35% पर वो राजी हो जाते हैं ब्रिटिश कि ठीक है, आपको इतना दे दिया जाएगा मिल स्ट्राइक में। इसके बाद क्या होता है? ड्रॉट आ जाता है। खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह हम अब देख रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, जो कि पहला असहयोग माना जाता है। पहला असहयोग,
पहली हंगर स्ट्राइक कहाँ होती है? पहली हंगर स्ट्राइक होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर। पहला सविनय कहाँ होता है? चंपारण के अंदर। और पहला असहयोग कहाँ पर होता है? खेड़ा सत्याग्रह के अंदर, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा है गुजरात में एक जिला। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आ गया था ड्रॉट, सूखा 1918 में, और जो फसलें थी वो फेल कर गई थी, कोई खास उत्पादन नहीं हुआ था। अब जो रेवेन्यू कोड था, जो राजस्व संहिता थी, उसके अनुसार अगर किसी भी वर्ष में अगर 1/4 से भी कम अगर उत्पादन होता है तो फार्मर्स को जो है वो राजस्व देने से, टैक्स देने से छूट देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो गांधी जी ने बोला इनको, फार्मर्स को, कि आप प्लीज यहाँ पर टैक्स ना दें, टैक्स दे ही नहीं। यहाँ पर पटेल भी इनको ज्वाइन करते हैं और ये टैक्स सत्याग्रह यहाँ पर चलाया जाता है, और जो कि काफी डिफरेंट था पहले के सत्याग्रह से। और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग थे वो सब इसमें सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। अब ये देखते हैं गांधी जी कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से इन्होंने क्या सीखा। तो यहाँ पर इन्होंने 3 बातें सीखी थी। इन्होंने पाया कि पीपल द इफिशियंसी ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। इन्होंने पाया कि जो डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द पीपल, यानी कि इन्होंने जनता को प्रदर्शित किया कि जो उनकी जो सत्याग्रह की तकनीक है वो कैसी है, वो वास्तव में है क्या। उन्होंने ये भी पाया कि लोगों की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है वो भी वो समझ पाए। ये उन्होंने जाना कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, स्ट्रेंथ, उनकी पॉजिटिविटी और उनकी कमजोरियां, ये दोनों भी गांधी जी जान पाए, समझ पाए। उसके बाद ही एक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मैनी। उन्हें बहुत से लोगों का सम्मान मिला और कमिटमेंट मिला बहुत से लोगों का। इसके बाद हम देख लेते हैं रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मस्केयर के बारे में। इसके बाद मतलब ये तीनों तो क्षेत्रीय स्तर पर हो गए। कौन कौन? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके बाद नेशनल लेवल पर होता है रॉलेट एक्ट आता है, फिर सत्याग्रह होता है उसके खिलाफ, फिर उसी के कंसिक्वेंसेस में हम देखने पाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। तो अब हम लोग सबसे पहले रॉलेट एक्ट को समझेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था? दरअसल ये लाया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था कि जो वॉर टाइम में जो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, जो ऐसे उभार हो जाते हैं कि जो माना जाता है कि सत्ता को चुनौती देने वाले हैं, तो उन्हें एक प्रकार से सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट टाइप का एक्ट बनाया जाता है। तो ये 1915 में लाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 के अंतर्गत, जिसको कि पारित किया गया मार्च 1919 में। अब इसको ऑफिशियली रूप से पहले बोला गया था अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, लेकिन बाद में पॉपुलरली इसको लोकप्रिय रूप से जाना गया रॉलेट एक्ट के बारे में, क्योंकि इसको रिकमेंड किया था रॉलेट कमीशन ने। अब रॉलेट कमीशन को हेड किया था सर सिडनी रॉलेट ने। समझ रहे हैं, एक ब्रिटिश जज है जिसका नाम है सिडनी रॉलेट। उसने एक गाइडलाइंस बनाई कि ऐसा टाइप का एक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सेडिशियस जो कंस्पिरेसी चल रही है, जो राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र टाइप की गतिविधियां चल रही हैं देश में, भारत में, उसे कंट्रोल करने के लिए हम ये एक्ट ला रहे हैं, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन दी। उन्हीं के नाम पर इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज। इसमें माना गया कि जो राजनीतिक रूप से सक्रिय तत्व हैं, इनको बिना ही मतलब कोर्ट में ट्रायल चलाए और उन्हें जेल में भी बंद रखा जा सकता है और उन्हें सजाएं दी जा सकती हैं। इट अलाउड टू अरेस्ट ऑफ इंडियन विदाउट वारंट। बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड द मेयर सस्पिशियस ऑफ ट्रेजन। तो अगर इस आधार पर कि ये कुछ ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो हमारी सत्ता को चुनौती दे, तो उस आधार पर हम इन्हें बिना ट्रायल चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं, सजा तक दे सकते हैं। द लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस। जो हैबियस कॉर्पस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो 5 रिटें होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो उसमें से ये एक होता है। इसमें माना जाता है कि सिविल लिबर्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो हमारा जो गरिमा है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उस शरीर का हमारा जो वो है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसको ही स्थगित कर दिया जा रहा था। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू रिप्लेस द रिप्रेसिव प्रोविजन ऑफ द वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बाय अ परमानेंट लॉ। इनका मानना था कि जो वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, जो कि अनुकूल होता है युद्ध की परिस्थितियों में, इसको एक परमानेंट स्वरूप प्रदान किया जाना, जो कि पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट था। अब सत्याग्रह होता है रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जहां पर पहला मास स्ट्राइक मानी जाती है। ये यानी कि एक जन समुदाय को व्यापक लेवल पर जोड़ा। आप समझ रहे हैं, पहले क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा था, अब ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, सभी लोग इसमें जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब गांधी जी इसको बोलते हैं काला कानून, ब्लैक एक्ट, दैट वाज अ रेडिकल चेंज इन द सिचुएशन बाय नाउ। तो यहाँ पर बोले कि ये स्थितियां काफी बदल गई हैं, काला कानून यहाँ पर ले आया गया है। अब यहाँ पर बोला जनता को इन्होंने कि वो अब एक्ट कर सकती है,
एक्ट मतलब वो अब प्रत्यक्ष रूप से कोई काम भी कर सकती है। अब वो केवल वर्बल एक्सप्रेशन नहीं देगी कि हम मतलब हम बहुत दुखी हैं, आप हमारे लिए कुछ करें। अब बोलने से काम नहीं चलेगा, अब आप कुछ करिए। From now onward, peasant, artisan and the urban poor were to play an increasingly important part in the struggle. इसके बाद से जो कृषक थे, जो कलाकार, दस्तकार जो समुदाय था और जो गरीब वर्ग थे, वो सब इस संघर्ष में व्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। ओरिएंटेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट टर्न टू द मासेस परमानेंटली। जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की जो दिशा थी, अब वो पूरी तरह से जन समुदाय की ओर मतलब मुड़ जाती है। अब सत्याग्रह लॉन्च हुआ 6 अप्रैल 1919 को ये लॉन्च होना था, लेकिन उसके पहले ही व्यापक मात्रा में यहाँ पर हमें हिंसक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो कि ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां थी। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को ये लॉन्च होने के पहले ही व्यापक स्तर पर यहाँ पर ये वाली गतिविधियां देखने को मिली, हिंसक गतिविधियां, जो कि सही नहीं था। इसी क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आता है अप्रैल 13, 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है, अमृतसर में हुआ था। 9 अप्रैल को हुआ क्या था दरअसल? 9 अप्रैल को दो जो लीडर होते थे राष्ट्रवादी, उनको गिरफ्तारी कर ली गई थी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नाम याद रखना है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की गिरफ्तारी हो गई थी ब्रिटिश ऑफिशियल द्वारा विदाउट एनी प्रोवोकेशन। इसी काले कानून रौलत एक्ट के अंतर्गत इन पर कोई भी ट्रायल चलाए बिना इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इन्हें ले जाया गया था किसी अननोन जगह पर, अननोन डेस्टिनेशन में। दिस कॉल्ड रिसेटलमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर्स। तो जो लोग इनको ज्वाइन करने वाले थे, जो लोग इनके अधीन काम कर रहे थे, ज्वाइन करने वाले थे इस संघर्ष को, तो वो यहाँ पर भागीदारी करने वाले थे। तो अब वो परेशान हो जाते हैं कि यार इनके जो हेड थे वही गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो परेशान हो गए थे। इसके बाद ये लोग वायलेंट हो जाते हैं, टर्न वायलेंट बिकॉज ऑफ पुलिस रिस्टोर्ड टू फायरिंग इन विच सम ऑफ द प्रोटेस्टर वर किल्ड। तो ये जो विरोध प्रदर्शक लोग थे, इन पर गोलियां चला दी गई, तो ये लोग और ज्यादा वायलेंट हो गए। बायट इन द सिटी, तो उसके बाद लेकिन धीरे धीरे सिटी में शांति हो जाती है, कानून स्थिति बन जाती है और प्रोटेस्ट भी थोड़े बहुत होते रहे, लेकिन स्थिति तब भी शांतिपूर्वक थी। उसके बावजूद जो डायर जी थे, डायर कौन थे? वहाँ के गवर्नर थे, वहां पे उनकी जिम्मेदारी थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो उन्होंने एक उद्घोषणा करते हैं, वो 13 अप्रैल को एक उद्घोषणा करते हैं, जिस दिन बैसाखी भी थी। वो बोलते हैं लोगों को कि वहां पर वे विदाउट पास के कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा और वहां पर कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। प्रदर्शन और असेंबली नहीं बनाएंगे 3 लोगों से अधिक की, 3 लोगों से अधिक की नहीं बनाएंगे, 3 लोगों से अधिक की भी कोई भी नहीं बनाता दिखाई देगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। लेकिन हुआ क्या कि बैसाखी वाले दिन बहुत सारे लोग, जो गांव के लोग थे, वो हर साल वहां पर मेला वेला लगता था, वहां पर वो लोग घूमने आया करते थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसी प्रोहिबिटरी ऑर्डर आए हैं, उन्हें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना है। वो लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो जनरल डायर होते हैं, वो यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और साथ ही साथ जो एक अकेला एग्जिट पॉइंट था पूरे बाग में, एक ही अकेला स्थान था जहाँ से लोग निकल सकते थे, उसे बंद करके और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और माना जाता है कि इसमें 1100 से अधिक लोग घायल हुए और 379 लोग मारे गए। और लेकिन ये माना था कि ब्रिटिश की कैलकुलेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कैलकुलेशन था वो मानता है कि 1500 लोग घायल हुए और 1000 लोग मारे गए। इसके बावजूद सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि 1650 गोलियां उस दिन दागी गई थी पूरी भीड़ पर, 1650 गोलियां। अब यहाँ पर जो गांधी जी थे, वो कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो त्याग देते हैं इसी दुख में। और वो कब मिली थी? अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो त्यागी तो थी, चलिए, सत्याग्रह के दौरान, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। लेकिन ये इन्हें मिली कब थी? भूवर के युद्ध में। भूवर के युद्ध में इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की सेवा करी थी, तो उस एवज में इन्हें ये उपाधि मिली थी, जिसको ये त्याग देते हैं यहाँ पर। तो जो एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरह से वायलेंस हो जाता है। फिर यहाँ पर मूवमेंट जो है, जैसे ही मूवमेंट वायलेंस होता था तो गांधी जी बोलते थे नहीं, अब तो नहीं करना है, अब ये गलत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर ये इसको वापस ले लेते हैं अप्रैल 18, 1919 में। 18 अप्रैल को ये वापस ले लेते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एपीजे टेलर नाम के इतिहासकार जी बोलते हैं कि डिसाइसिव मूवमेंट था ये इंडियंस का, जहां पर ये जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश रूल से एलिनेट हो जाते हैं। ब्रिटिश रूल से मतलब इनका जो मोह भंग की स्थिति है ये होता है। और ये क्यों होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही होता है, ऐसा मानना है एपीजे टेलर साहब का।
इसके बाद हम समझते हैं हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ब्रिटिशर्स ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई थी इसकी तहकीकात के लिए, जिसको कि हंटर कमेटी नाम दिया गया था। अक्टूबर 14 में इसका अपॉइंटमेंट होता है। इनका काम था फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, इसका नाम था, और जो नॉर्मली जानी गई हंटर कमेटी के नाम से। इसका पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और एंड देयर कॉजेज। बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहे थे, इसको समझना, इसके कारणों को समझना, ये सब इसका काम सौंपा गया था। यहाँ पर कुछ इंडियन लोगों को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें मेन नाम है चिमन लाल हीरालाल सीतलवाड़। वाइस चांसलर थे ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। एडवोकेट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट भी ये थे साथ ही साथ। पंडित जगत नारायण रायजादा ये लॉयर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। एंड सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये सारे लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के। तो चार नाम दिखाई देते हैं, चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, और हमारा दूसरा नाम दिखाई दिया पंडित जगत नारायण रायजादा। इसके अलावा सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खान। तो ये लोग इंडियन थे। किस कमेटी में है, ध्यान देने वाली बात है, ये ब्रिटिश कमेटी में है, हंटर कमेटी। अभी हम जानेंगे कि एक इंडियंस ने भी अपनी अलग कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी। डायर इज रिपोर्टेड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर बाय सिंह। वो तो यहाँ पर डायर क्या कहते दिखाई देते हैं कि उसे लगता था, वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं वहां पर गोली चलाए बिना भी भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वो फिर से आते और मुझ पर हंसते, दे कम बैक एंड अगेन लॉफ, और मैं इस तरह करके अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश देना ज्यादा उचित समझा। The government had passed an indemnity act for the protection of its officer। अब ऐसी स्थिति में जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट एक बिल पास करती है, और व्हाइट वॉशिंग बिल बोला जाता है इसे, और इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मोतीलाल नेहरू और अन्य कुछ राष्ट्रवादियों के द्वारा। हाउस ऑफ कॉमन जो होता था, वहां पर चर्चिल जी जो थे, उन्होंने इसकी काफी भर्त्सना करी और बोला कि ये एक राक्षसी कृत्य था, इसे एक राक्षसी कृत्य की संज्ञा देते हैं चर्चिल जी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर। अब कांग्रेस का इस बारे में क्या रुख था, तो इसे समझने के लिए उन्होंने एक नॉन ऑफिशियल कमेटी, एक गैर सरकारी कमेटी को अपॉइंटमेंट यहाँ पर कांग्रेस खुद करती है कि वो अपना व्यू रख सके, तो उसमें उसे तहकीकात कमेटी बोला गया था, और वो उसकी भी यही फाइंडिंग्स थी कि यहाँ पर जो था ये काफी गलत था, और इन्होंने जो संख्या थी वो और अधिक बताई, जो ब्रिटिशर से काफी अधिक थी, मरने वालों की संख्या और घायल लोगों की संख्या। इसके अलावा अब शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन, तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिशर्स वर अपोज टू मास मूवमेंट, द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1919 से 1922 के दौरान ब्रिटिश का जो विरोध था वो दो प्रकार के आंदोलनों के अंतर्गत किया गया, पहला था खिलाफत और दूसरा था नॉन कॉपरेशन। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, हम लोग समरी में ऑलरेडी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर था 1919 तक चला था, उसके बाद लोगों में काफी डिसकंसेंट उभर आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए थे चीजों के, प्रोडक्शन घट गया था, इंडस्ट्री से टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा रॉलेट एक्ट यहाँ पर आ गया, जनरल डायर ने यहाँ जो गोलियां चला दी। अब जनरल डायर को यहाँ पर मॉर्निंग पोस्ट का अखबार जो था वो 30,000 पाउंड कलेक्ट करके दे रहा है, इसको मतलब गिफ्ट दे रहा है कि बहुत अच्छा काम किया आपने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थे, सो कॉल्ड रिफॉर्म, वो भी कुछ खास हमें संतुष्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट हमें नहीं मिल पाया था, जो डायरकी इन्होंने दे दी वो भी बिल्कुल से अतार्किक कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा युद्ध के बाद की क्या स्थितियां बनती हैं, कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने मिलती है, जैसे कि 1916 में जो लखनऊ का समझौता होता है, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों करीब आ जाते हैं और समझौते की बात करते हैं। इसके अलावा रॉलेट एक्ट का एजिएशन जो था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के करीब आते दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम जो थे, जो उग्रवादी जो मुस्लिम थे, वो अब अलीगढ़ स्कूल का जो थॉट था उससे अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर थोड़ा लिबरल थॉट आ गए हैं, समझ रहे हैं आप। तो नाउ बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल दैन द कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल एलिमेंट। जो कंजर्वेटिव थॉट था अलीगढ़ स्कूल मूवमेंट का, ये थोड़ा सा धूमिल होता दिखाई देता है और लिबरलिटी यहाँ पर आने को देखने को मिलती है। अब खिलाफत का क्या मुद्दा था, इन इंडिया मुस्लिम डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश। अब यहाँ पर खिलाफत का क्या मुद्दा था कि जो विश्व युद्ध के बाद तुर्की को हार जाने के बाद यहाँ जो कमाल पाशा रूल करते थे, इन्हें पूरी विश्व समुदाय में पूरे जो मुस्लिम जगत था वो इन्हें अपना खलीफा मानता था, ईश्वर का एक अधिकारी मानता था। अब यहाँ पर माना जाता था कि सारा जो सर्वे सर्वा है यही है, हम इनके अधीन एक प्रजा की टाइप से हैं, और जो सारे धार्मिक जो स्थान है उन पर भी इन्हीं का आधिपत्य है। अब इनसे ये छीन लिया जाता है, तुर्की को तितिर बितिर कर दिया जाता है विश्व युद्ध के बाद। तो ये सारे मुस्लिम समुदाय जब दुखी हुए तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई।
दैट द खलीफा कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन। उन्होंने बोला कि जो हमारे धार्मिक स्थल है उस पर खलीफा का अधिकार बनाए रहना चाहिए और इनको पर्याप्त टेरिटरी दी जानी चाहिए टेरिटोरियल अरेंजमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर खिलाफत कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट 1919 में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत असहयोग का आंदोलन का शुरुआत कैसे होता है? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में। ध्यान देने वाली बात है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? दिल्ली में, नवंबर 1919 में। तो ये बोलती है कि बॉयकॉट किया जाए ब्रिटिश गुड्स का, और गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कोई मुस्लिम यहाँ पर नहीं प्रेसिडेंट बना था, बल्कि गांधी जी खुद ही यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। तो इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा इन विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड। उन्होंने माना कि यहाँ पर एक सहयोगात्मक तरीके से एक असहयोग की यहाँ पर कार्यप्रणाली शुरू की जा सकती है। चलिए सेशन को फिनिश कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर बैटरी लैपटॉप की जा रही है। थैंक्स अ लॉट।